भविष्य में पृथ्वी धीरे धीरे मर रही है क्योंकि इंसानों ने इसे बहुत नुकसान पहुंचाया है। लोग किसी भी तरह वहां से भागना चाहते हैं। तभी एक दिन मंगल ग्रह के पास अचानक एक विशाल ब्लैक स्फीयर दिखाई देता है। इसे समझने के लिए 6 अंतरिक्ष यात्रियों को एक्यूलीज नाम के जहाज में भेजा जाता है। ये टीम 8 महीने तक हाइबरनेशन अर्थात गहरी नींद में रहती है। कार्ला बार बार सपने में अपनी बेटी और माँ को देखती है जो 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। जब स्फीयर तक पहुंचने में सिर्फ 8 घंटे बाकी होते हैं तो सभी को नींद से जगाया जाता है। सभी थोड़ी देर के लिए अपनी मांसपेशियों को स्ट्रेच करते हैं और दिमाग को शांत करते हैं। कार्ला देखती है कि रूबिन बहुत परेशान है क्योंकि ये उसका पहला हाइबरनेशन था। कार्ला उसे आराम करने को कहती है, लेकिन रूबिन अपनी हालत को ब्लॉक करना पसंद करता है क्योंकि उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। इसके बाद कार्ला कमांडर पॉल से मिलती है और दोनों मिलकर स्फीयर को स्कैन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाज की एआई कुछ भी नहीं पहचान पाती। कार्ला कहती है कि अब हमें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन पॉल मिशन पूरा करना चाहता है। जानकारी की कमी रूबिन को और ज्यादा घबराने लगती है। टीम मिशन प्रमुख वैंस से संपर्क करती है। वो कहता है कि पृथ्वी पर लोग इस रहस्य का जवाब जानना चाहते हैं, इसलिए मिशन पूरा करना जरूरी है। कुछ समय बाद कार्ला को जहाज के गलियारों में अपनी माँ की आवाजें सुनाई देने लगती है, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। उसी समय रूबिन भी डरावनी फुसफुसाहटों से घबरा कर उठ जाता है। कार्ला जब अपने कमरे में पहुंचती है तो वैंस का वीडियो कॉल आता है। वो कहता है कि कार्ला बहुत तनाव में लग रही है, इसलिए वो उसकी फिक्र कर रहा है। कार्ला कहती है कि वह ठीक है, लेकिन तभी कॉल अचानक कट जाता है और जहाज की एआई बताती है कि स्फीयर किसी अजीब गड़बड़ी की वजह बन रहा है। कार्ला जल्दी से मुख्य डेक पर जाती है और देखती है कि स्फीयर जहाज पर एक तेज रोशनी की किरण मार रहा है, जिससे जहाज के सिस्टम में दिक्कतें आ रही हैं। बाकी टीम के सदस्य भी डेक पर आ जाते हैं। टेज कहता है कि ये रोशनी शायद जहाज को रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे जहाज और करीब आता है, एआई स्फीयर से एक अजीब आवाज पकड़ती है। कार्ला जब उस आवाज का विश्लेषण करती है तो पता चलता है कि उसमें बार बार देउस शब्द दोहराया जा रहा है, जिसका मतलब होता है ईश्वर। ये सुनकर रूबिन डर जाता है और बाकी टीम से वापस लौटने की गुहार लगाता है। फिर वो वहां से भाग जाता है। कार्ला का मानना है कि उन्हें यात्रा को रोक देना चाहिए और इंतजार करना चाहिए जब तक जहाज की एआई कम्युनिकेशन को ठीक नहीं कर देती, ताकि वे वैंस को सारी बात बता सकें। क्या पता यह कोई दुश्मन एलियन हो, लेकिन पॉल फैसला करता है कि मिशन आगे बढ़ेगा। इसके बाद सभी रूबिन को देखने जाते हैं और उसे जहाज के गलियारे में रोते हुए पाते हैं। वह अभी भी घबराया हुआ है और कहता है कि वह रोशनी ईश्वर द्वारा भेजी गई है और उसे यह सब आवाजों ने बताया है। रूबिन फिर से मिशन को रोकने की अपील करता है और वहाँ से चला जाता है। टीम अब अपनी अपनी थ्योरी पर चर्चा करती है। यूएल्फ का मानना है कि यह उनका फर्ज है कि स्फीयर की सच्चाई का पता लगाया जाए। अगर यह कोई एलियन उनकी खिल्ली उड़ा रहा है तो वे उसे उड़ा सकते हैं। पॉल यह बात कैमरे से देख रहा होता है और वह तुरंत यूएल्फ को डेक पर बुलाकर कहता है कि आगे से वह कुछ उड़ाने की बात दोबारा न करे। जैसे ही जहाज स्फीयर के और पास आता है, कार्ला और रूबिन दोनों को दोबारा आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उल्फ कार्ला को उसके कमरे में ले जाता है और कार्ला बताती है कि कार एक्सीडेंट के बाद से उसे सिर दर्द रहता है, लेकिन वह आवाजों की बात नहीं बताती। तभी उनकी बात टेज आकर रोक देती है और बताती है कि रूबिन अब जहाज पर नहीं मिल रहा। कार्ला भी रूबिन को खोजने में लग जाती है। टीम अलग अलग दिशा में खोज करती है। टेज कार्गो बे की तरफ जाती है। वहाँ कुछ कंटेनरों के पीछे रूबिन छिपा होता है, जहाँ उसके चारों ओर अजीब रोशनियां होती हैं। वह एक तरह का रिचुअल कर रहा होता है ताकि सिर की आवाजें खुश हो जाएं। उसकी त्वचा पर धार्मिक चिन्ह खुद ब खुद उभर रहे होते हैं। जब टेज उसे देखती है तो वह डर के मारे चीख पड़ती है। कार्ला और उल्फ उसकी चीख सुनकर दौड़ते हैं, लेकिन जब कार्ला वहाँ पहुँचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। टेज की लाश फर्श पर पड़ी होती है। उसका पेट फटा हुआ होता है। रूबिन कार्ला को देख लेता है और उसे बंधक बना लेता है। वह धमकी देता है कि वह कार्ला को भी मार देगा। तभी अल्फ वहां पहुंचता है। रूबिन बेहद डर और गुस्से में कहता है कि अब वे सब बच नहीं सकते और अगर वे स्फीयर पर उतरते हैं तो वे ईश्वर के प्रलय का हिस्सा बन जाएंगे। वह यह भी कहता है कि पॉल कुछ छुपा रहा है और इसलिए उन्हें जहाज पर उसका कंट्रोल छीन लेना चाहिए। इसी बीच पॉल पीछे से आता है और बिना कोई हिचक रूबिन को गोली मार देता है। रूबिन की मौत वहीं हो जाती। फिर पॉल बिना किसी भावना के कहता है 2 बॉडी बैग्स लाओ। वह बिल्कुल भी दुख नहीं जताता कि उनकी टीम के 2 सदस्य मारे गए। रूबिन का चाकू उठाकर कार्ला पॉल के पीछे लिफ्ट में जाती है और पूछती है कि क्या वह सच में कुछ जानता है। पॉल गुस्से में इस बात से इनकार करता है और कहता है कि कार्ला शायद मिशन छोड़ना चाहती है, लेकिन उसे याद दिलाता है कि ऑर्डर ही सब कुछ है। जब वे कार्ला के कमरे पर पहुंचते हैं, कार्ला अपना गुस्सा निकालती है और पॉल को उसकी ठंडेपन भरी सोच के लिए खरी खरी सुनाती है कि उसने अपनी टीम की मौत को कोई मायने नहीं दिया, लेकिन पॉल कुछ बोले बिना चला जाता है। इस सब के बीच अल्फ बॉडी बैग्स लाने की बजाय दोनों की लाशों को वापस उनकी हाइबरनेशन चेम्बर्स में रख देता है। सिर्फ 3 घंटे बचे होते हैं जब स्फीयर तक पहुंचना है। तब क्रू जहाज के मुख्य हिस्से एक्यूलीज को अलग कर देती है
और एक छोटे जहाज से आगे बढ़ती है ताकि स्फीयर के अंदर आसानी से नेविगेट कर सके। कार्ला को स्फीयर की सतह पर कोई अजीब सी संरचना दिखाई देती है, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि वह है क्या। जब जहाज स्फीयर पर उतरता है तो अचानक कम्युनिकेशन फिर से चालू हो जाता है और उन्हें वैंस का कॉल आता है। वैंस बताता है कि पृथ्वी पर कार्ला द्वारा देखी गई जैसी 10,000 अज्ञात संरचनाएं दिखाई दी हैं, लेकिन वे आक्रमण नहीं कर रही हैं। वैंस को लगता है कि इसका जिम्मेदार यही स्फीयर है और वह चाहता है कि क्रू जल्द से जल्द इसका रहस्य सुलझाए। पॉल, अल्फ और कार्ला को बाहर जाकर जांच करने का आदेश देता है, लेकिन शॉन कहता है कि उनके साथ एक वैज्ञानिक भी होना चाहिए और वह खुद जाने के लिए तैयार होता है। तीनों लोग सूट पहनते हैं और जहाज से बाहर निकलते हैं, जबकि पॉल उन्हें कैमरे से देखता है। स्फीयर बिल्कुल अंधेरे में डूबी होती है, इसलिए वे दूर तक कुछ नहीं देख पाते। कार्ला का स्कैनर भी कोई डेटा नहीं पकड़ पाता। जब कार्ला जमीन को छूती है तो बताती है कि यह तत्व पृथ्वी पर मौजूद किसी भी चीज से मेल नहीं खाता। पॉल उन्हें उस संरचना के पास जाने के लिए कहता है और जब वे पास जाकर देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि यह एक गेट है। अचानक गेट के अंदर एक तेज रोशनी जलने लगती है तो अल्फ फ्लेयर फायर करता है ताकि वे बाकी स्ट्रक्चर को अच्छे से देख सकें। उन्हें उस पर एक सिंबल दिखाई देता है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। इसका मतलब होता है एक ऐसा बिंदु जहां से आगे की घटनाएं किसी पर्यवेक्षक को प्रभावित नहीं कर सकती। कार्ला इसे अस्तित्व का अंत कहती है और गेट को स्कैन करती है, जिससे पता चलता है कि यह गेट उसी तत्व से बना है जिससे स्फीयर बनी है। उसी वक्त टीम को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो स्पेस में नहीं होनी चाहिए। पॉल बताता है कि जहाज की एआई ने एक ट्रांसमिशन पकड़ा है और उसे उनके कम्युनिकेटर पर भेज रही है। उस ट्रांसमिशन में कहा गया है वेलकम, यानी स्वागत है। जैसे ही रोशनी और तेज होती है, गेट के बीच में एक औरत दिखाई देती है। वह औरत अपने दिमाग के जरिए संदेश भेज रही होती है, जिसे एआई उनकी भाषा में ट्रांसलेट करता है। एआई बताता है कि यह प्राणी खुद को सृष्टि के रचयिता की ओर से बोलने वाला बताती है। यह क्रिएटर इंसानियत को चेतावनी देने और सहायता करने आया है। वह कहता है कि इंसानों के पास अब एक चुनाव है। जो लोग गेट के अंदर प्रवेश करेंगे उन्हें शाश्वत शांति मिलेगी। कार्ला को चुना गया है ताकि वह बाकी लोगों को रास्ता दिखा सके। गेट के अंदर जाकर लोग सारे दुख, पीड़ा और तकलीफों से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन जो लोग अंदर नहीं जाते स्फीयर के पृथ्वी तक पहुंचने पर नष्ट हो जाएंगे। अचानक वह औरत कार्ला की मां में बदल जाती है और कहती है कि गेट के अंदर कोई कार्ला का इंतजार कर रहा है। हैरान कार्ला रोशनी की ओर चल पड़ती है और उसे कार एक्सीडेंट की एक फ्लैशबैक दिखती है। फिर वह खुद को एक सुनहरे शहर के पास पाती है। उसके सिर पर एक्सीडेंट का ताजा घाव भी होता है। उसकी बेटी वहां मौजूद होती है और कार्ला उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन मिलने से पहले ही कार्ला की आंखें खुल जाती हैं। वह अब जहाज पर एक टेबल पर पड़ी होती है। उसका दौरा पड़ चुका होता है और उसे उल्टी हो रही होती है। कार्ला परेशान होकर पूछती है कि वह वहां कैसे पहुंची। अल्फ उसे बताता है कि जब वह गेट से बाहर आई तो वह चलने की हालत में भी नहीं थी, इसलिए वह उसे वापस जहाज पर ले आया। दुर्भाग्यवश शॉन नहीं बच पाया। उनकी बात बीच में रुक जाती है जब वैंस का कॉल आता है, जो पूरी जानकारी चाहता है। कार्ला उसे उस सुनहरे शहर के बारे में बताती है और उसकी तुलना यरूशलेम से करती है, जिसे सुनकर अल्फ उसे स्वर्ग कहता है। लेकिन कार्ला अपने परिवार का जिक्र नहीं करती, भले ही वैंस बार बार पूछता रहे। जब कार्ला कहती है कि उसने और कुछ नहीं देखा तो वैंस को विश्वास नहीं होता। कॉल खत्म होते ही गुस्से में पॉल कमरे से बाहर चला जाता है। कार्ला तब सीन की मौत के बारे में पूछती है। उल्फ कहता है कि सीन का सूट फट गया था। कार्ला को यह बात झूठ लगती है क्योंकि उनके सूट एक ऐसी सामग्री से बने होते हैं जो आसानी से नहीं टूटते। फिर अल्फ कहता है कि शायद शॉन ने अपना ग्लव ठीक से नहीं पहना था, जिससे उसकी बॉडी डीकम्प्रेस हो गई। लेकिन कार्ला को इस पर भी यकीन नहीं होता क्योंकि शॉन एक अनुभवी एक्सप्लोरर था। यल्फ थोड़ा संदेहास्पद तरीके से कहता है कि गलती कोई भी कर सकता है और कार्ला को आराम करने की सलाह देता है, लेकिन कार्ला स्फीयर को फिर से एक्सप्लोर करना चाहती है। तब यल्फ बताता है कि जहाज स्फीयर की ऑर्बिट छोड़ चुका है और वह उसके पीछे पीछे बाहर चला जाता है। जब दोनों एक ऐसे कॉरिडोर में पहुंचते हैं जहां कोई कैमरा नहीं है, अल्फ कार्ला से पूछता है कि उसने गेट के अंदर सच में क्या देखा। कार्ला बताती है कि उसने अपने परिवार को देखा और वह वैंस और पॉल पर भरोसा नहीं करती क्योंकि ऐसा लगता है जैसे वे कुछ छुपा रहे हैं। कुछ देर बाद अल्फ वापस डेक पर आता है और पॉल उससे पूछता है कि जब वह और कार्ला कैमरों की नजरों से दूर थे तब क्या हुआ। अल्फ झूठ बोल देता है कि कार्ला ने कुछ नया नहीं बताया। पॉल को शक होता है और वह अल्फ को आदेशों का पालन करने की याद दिलाता है। जब जहाज स्फीयर की ऑर्बिट से पूरी तरह बाहर हो जाता है, एआई घोषणा करता है कि 1 घंटे में सभी को फिर से हाइबरनेशन के लिए तैयार रहना होगा। कार्ला रूबिन का चाकू उठाती है और पॉड्स के पास जाकर शॉन के शरीर और उसके सूट की जांच करती है।
फिर वह उस चाकू से पॉल के कमरे का लॉक तोड़ती है और अंदर जाकर सुराग ढूंढने लगती है। पॉल उसे सिक्योरिटी कैमरों पर देख लेता है और अल्फ को उसके पीछे भेज देता है। पॉल के कमरे में कार्ला को एक बंदूक और कुछ बहुत ही चौंकाने वाली फाइलें मिलती हैं। तभी अल्फ कमरे के बाहर आ जाता है और कार्ला उस पर बंदूक तान देती है। फाइलें पढ़ने के बाद कार्ला को पता चलता है कि अल्फ कभी एक एलीट कोर सोल्जर हुआ करता था और अपनी काबिलियत के लिए जाना जाता था, लेकिन अल्फ सफाई देता है कि वह सब बीते समय की बात है और उसे स्फीयर के बारे में कुछ नहीं पता। कार्ला उल्फ को मजबूर करती है कि वह उसके साथ मेन डेक पर चले, जहां वह अब पॉल पर बंदूक तान देती है। पॉल कहता है कि यह विद्रोह है और इसकी सजा मौत होती है। कार्ला पलटवार करते हुए कहती है कि शॉन की मौत गोली लगने से हुई थी और उसे शक है कि वही हत्यारा है, क्योंकि यूल्फ पहले एक हिटमैन था। इस तनावपूर्ण माहौल को वैंस का कॉल तोड़ता है। वह कार्ला को भरोसा दिलाता है कि वह उसका दुश्मन नहीं है और कहता है कि उसके सभी वैज्ञानिक मानते हैं कि कार्ला ने सच में स्वर्ग देखा है। फिर वह एक वीडियो चलाता है जिसमें धरती पर लोग सड़कों पर जमा है। स्फीयर की फुटेज देखने के बाद वे ग्रह छोड़ने को बेताब है। कार्ला यह देखकर सदमे में आ जाती है और पॉल इसका फायदा उठाकर उस पर झपटता है। संघर्ष के बाद कार्ला उसे धक्का देकर दूर करती है और सीने में गोली मारकर मार डालती है, लेकिन इसी झगड़े में कार्ला खुद भी घायल हो जाती है। उसके पेट से खून बह रहा होता है। वैंस का कॉल कटने के बाद कार्ला फिर से अल्फ पर बंदूक तानती है। इस बार अल्फ कबूल करता है कि शॉन को उसी ने मारा था, लेकिन वह कार्ला को नहीं मारना चाहता, क्योंकि वह भी स्फीयर और कार्ला ने जो देखा उसका सच जानना चाहता है। कार्ला उस पर भरोसा करने का फैसला करती है और अल्फ उसे मेडिकल बे में ले जाकर उसकी चोट पर पट्टी करता है। ठीक महसूस करने के बाद कार्ला मानती है कि वह स्फीयर पर वापस जाना चाहती है, लेकिन एआई का कंट्रोल वॉन्स के पास है। उल्फ बताता है कि उसके पास एआई को ओवरराइड करने का कोड है, लेकिन इसके लिए उन्हें ही मुख्य अनुभाग को छोड़ना होगा, क्योंकि एक्विलिस स्पेसशिप बहुत बड़ी है और उसे मैन्युअली नियंत्रित करना संभव नहीं होगा। इसका मतलब है कि उन्हें मुख्य प्रोपल्शन छोड़नी पड़ेगी और अर्थ पर लौटने में 5 साल से ज्यादा लगेंगे। कार्ला उम्मीद खोने लगती है, लेकिन अल्फ बताता है कि उसके पास एक और योजना है। फिर कार्ला डेक पर जाती है और वैंस को कॉल करके कहती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह स्फीयर को नष्ट कर देगी, क्योंकि उसे यह सब एक धोखा लगता है। वैंस तब कुछ क्लासिफाइड फाइल्स दिखाता है जिसमें कार्ला द्वारा खोजे गए तत्व की जानकारी होती है और वह यह भी बताता है कि स्फीयर को उसी ने बनाया था। अब वैंस सच्चाई सामने लाता है। दरअसल कोई भगवान नहीं है, ये सब उसने ही किया था ताकि 6 अरब लोगों को बचाया जा सके और बाकी 1.5 अरब को मारा जा सके, क्योंकि धरती पर जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई थी। गेट में कोई भगवान नहीं है और स्फीयर में धरती को नष्ट करने की कोई ताकत नहीं है। ये सब एक झूठ था लोगों में डर फैलाने के लिए, ताकि वे स्वर्ग समझकर उन गेट्स में चले जाएं जो पूरी धरती पर दिखाई दिए, लेकिन असल में वे लोग मौत की ओर जा रहे थे, न कि स्वर्ग की ओर। कार्ला ये सुनकर हैरान रह जाती है कि फिर उसने अपने परिवार की आवाजें कैसे सुनी। वैंस मानता है कि उसने कार्ला के एक्सीडेंट के बाद उसके दिमाग में एक चिप लगवाई थी और वो एक्सीडेंट भी उसी की साजिश थी। ये पूरी योजना कार्ला को इस मिशन के लिए तैयार करने के लिए बनाई गई। कार्ला रोती है और वैंस को राक्षस कहती है। वह अपनी माँ की कही बात याद करती है कि हर किसी को जीने का मौका मिलना चाहिए। तभी अल्फ संपर्क करता है और बताता है कि उसने अकीलीस के कोर तक पहुंच बना ली है। वैंस को समझ आ जाता है कि कार्ला और अल्फ स्फीयर को उड़ाने की योजना बना रहे हैं, इसलिए वह एआई को आदेश देता है कि वह खुद ब खुद पूरा जहाज नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दे। अलार्म बजने लगते हैं और एआई घोषणा करता है कि 3 मिनट में अकीलीस जहाज विस्फोट हो जाएगा। गुस्से में कार्ला वैंस की होलोग्राम मशीन को गोली मारकर कॉल तोड़ देती है। फिर उल्फ से संपर्क करती है। उल्फ उसे कोड देता है जिससे कार्ला मुख्य जहाज को भारी कार्गो ढांचे से अलग कर सकती है। उल्फ अब भी लिफ्ट में फंसा होता है जो बहुत धीरे चलती है, इसलिए वह कार्ला से कहता है कि वह उसे छोड़कर निकल जाए। पहले कार्ला इनकार करती है, लेकिन तभी जहाज में जगह जगह विस्फोट शुरू हो जाते हैं। उसे मजबूरन मुख्य जहाज को अलग करना पड़ता है। वह डर के साथ देखती है कि पूरा ढांचा नष्ट हो रहा है। उसे लगता है उल्फ मर गए, लेकिन तभी उल्फ का मैसेज आता है। वह ऐन वक्त पर बच निकला था। इसके बाद दोनों एक ड्रिंक के साथ अपनी जान बच जाने का जश्न मनाते। उल्फ बताता है कि चूंकि अब अखिलीस का आधा हिस्सा नष्ट हो चुका है, इसलिए कोर को मैन्युअली डिटोनेट करना होगा। कार्ला सहमत हो जाती है और कहती है कि वे दोनों मिलकर यह काम करें, लेकिन जब उनका जहाज स्फीयर पर दोबारा उतरता है, उल्फ कार्ला को बाहर कर दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि अब कार्ला को धरती पर लौटना चाहिए ताकि वह पूरी दुनिया को सच्चाई बता सके। कार्ला भारी मन से विदा लेती है और जहाज से लौट जाती है। जब जहाज स्फीयर से पर्याप्त दूरी पर होता है, उल्फ कोर को डिटोनेट कर देता है और स्फीयर हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। अब कार्ला अकेले धरती की ओर लौट रही है और एआई उसे सूचित करता है कि इस यात्रा में उसे 7 साल लगेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो और मेरी ये कोशिश कैसी लगी मुझे बताएं। वीडियो देखने के लिए दिल से आभार।